बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 8 के सॉल्व करने शुरू करेंगे। सबसे पहले जो इस यूनिट में फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला इस यूनिट में इस्तेमाल हो रहा है वो है सेल्सियस स्केल की केल्विन स्केल में तब्दीली। सेल्सियस स्केल जो है ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और केल्विन स्केल भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका आपस का ताल्लुक क्या है? C इज़ इक्वल टू यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है ये, ठीक है। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273। फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस स्केल में तब्दील करना हो तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.C टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। इसके बाद जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो है C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। C यहाँ पे क्या है? C है जी स्पेसिफिक हीट, डेल्टा Q है जी चेंज इन एनर्जी और हीट, M इज़ इक्वल टू मैस एंड डेल्टा T इज़ चेंज इन टेम्परेचर। मैं इनके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ कि अगर मैं कॉन्सेप्ट में गया तो मैं ये प्रॉब्लम्स जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स बहुत लंबे हो जाएंगे, यानी इनको सॉल्व करना जो है मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ फार्मूला रिवाइज करके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। उसके बाद है जी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एम सी, एम मैस है और सी जो है स्पेसिफिक हीट जो है, ये लास्ट में हमने इसका फार्मूला भी देखा है। उसके बाद है एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाई एम। अब एच एफ क्या है? एच एफ है जी हीट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन। कोई भी सॉलिड जो है जब उसको वेपराइज करते हैं, सॉरी उसको लिक्विडाइज करते हैं, जिसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको जो हीट चाहिए होती है उसको कहते हैं हीट फॉर फ्यूजन। उसके बाद डेल्टा क्यू एफ ये है जी चेंज इन एनर्जी फॉर फ्यूजन, यानी उस सॉलिड को आप गर्म करना शुरू कर देंगे, क्या होगा? एंड पे पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अब उस टर्म में जो उसको एनर्जी चाहिए है उसको कहते हैं डेल्टा क्यू है। एम जो है वो मैस को जाहिर करता है। इन द नेक्स्ट एच वी हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम। अब एच वी क्या है जी? हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन, कि किसी भी लिक्विड को जब वेपर्स में तब्दील करते हैं उसके लिए जो हीट चाहिए होती है उसको कहते हैं एच वी। उसके बाद है जी डेल्टा क्यू वी चेंज इन एनर्जी ड्यू टू वेपोराइजेशन। अब उस लिक्विड को जो एनर्जी दी गई जिसके ज़रिए उसके वेपर्स बनने या बुखारात बनने शुरू हो गए और हवा में उड़ने शुरू हो गए, अब उस एनर्जी को कहते हैं डेल्टा क्यू वी। एम इज़ इक्वल टू मैस। उसके बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कि ये कोई भी जो मेटल है, कोई भी जो जिस चीज़ की वो बनी हुई है, जब उसको गर्म किया जाए तो हर एक की जो फैलने की शरह है वो अलग अलग है, अब उसको अल्फ़ा कहते हैं। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, यानी गर्म करने के बाद उसकी लेंथ में कितनी तब्दीली हुई हीट प्रोवाइड करने के बाद। एल नॉट क्या है जी? ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा टी जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट में है जी बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अब बीटा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे लास्ट फार्मूले में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद लेंथ में तब्दीली होती है, ऐसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद वॉल्यूम में भी किसी भी चीज़ की तब्दीली हो सकती है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो बीटा कहलाता है। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा टी जो है वो है चेंज इन लेंथ। अच्छा, अब दो जनरल फार्मूले जो इस
इन क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं वो हैं L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है, लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन, यानी किसी भी चीज़ को टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद जब वो एक्सपेंड हो गई तो उसकी जो लेंथ है उसको कहते हैं L। L नॉट है जी ओरिजिनल लेंथ, अल्फ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा टी जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। V क्या है जी, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, V नॉट क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम, बीटा क्या है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, यानी हर मेटल के लिए हर मैटर के लिए जो है वो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा वो अलग अलग है और वो किसके ज़रिए डिफाइन होता है, बीटा के ज़रिए। डेल्टा टी है जी चेंज इन टेम्परेचर। नाउ आई हैव क्वेश्चन 8.1 टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। के बीकर में पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने बताना ये है कि फ़ारेनहाइट स्केल में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये आपने बताना है। तो जो इसका फार्मूला है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, अब टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8, अब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास 50 है प्लस 32, 1.8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसमें 32 प्लस किए, हमारे पास जो आंसर है जी वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद वो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है जी हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन 8.2, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। ये नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, आपने इसको सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। अब जो टेम्परेचर है, मैं क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट वो है हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल मालूम करना है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल भी जो है वो हमने मालूम करना है। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर है जी 98.6 इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हमने मालूम करना है प्लस 32। अब ये 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इधर ही रहेगा, 98.6 32 इधर प्लस हो रहा है, इसको अगर हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1.8
इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 98.6 में से 32 निकालें तो हमारे पास आंसर है जी 66.6। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल है, 66.6 को डिवाइड किया हमने 1.8 से, तो जो आंसर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा पहला आंसर है। उसके बाद जो सेकंड हमने यही टेम्परेचर केल्विन स्केल में मालूम करना है। अब केल्विन स्केल में टेम्परेचर मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। अब जो जो वैल्यूज़ हमें मालूम है हम इसमें खामोशी से पुट कर देंगे। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है जी 37, टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो हमने मालूम करना है माइनस 273। 273 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अब टेम्परेचर इन केल्विन किसके इक्वल है जी 37 में 273 हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 310 केल्विन। एक चीज़ याद रखिएगा कि केल्विन पर डिग्री नहीं लगती, इसके ऊपर डिग्री का निशान नहीं बनाना। केल्विन एक अलग स्केल है, इस पर डिग्री लगती नहीं है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड आंसर है। नाउ क्वेश्चन 8.3, कैलकुलेट द इंक्रीज in length of aluminium bar 2 meter long when heated from 0 degree centigrade to 20 degree centigrade if the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied by 10 raised to the power minus 5 per Kelvin। एलुमिनियम का एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, उसको हीट अप किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब थर्मल कोएफिशिएंट जो है लीनियर एक्सपेंशन का, अगर वो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन हो तो कितनी लेंथ बढ़ेगी ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन का जो डाटा है इसको नोट आउट कर लेते हैं। जब उसको हीटअप नहीं किया गया तो उस वक़्त उसकी लेंथ है उसको हम एल नॉट कहेंगे, वो है जी 2 मीटर। ठीक है, टेम्परेचर जो पहला T1 है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए केल्विन में। अब केल्विन में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें 273 प्लस कर दूंगा, यानी कि ये बनेगा 273 केल्विन। सेकंड टेम्परेचर है हमारे पास जिस पे उसको हीटअप ला के किया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 20 को 273 में ऐड अप करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगा 2 7 + 2 9 293 केल्विन। अब जो थर्मल कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का अल्फा एल्यूमिनियम का वो दिया गया है जी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5 पर केल्विन। ठीक है, और जो चेंज इन लेंथ है
यानी कि डेल्टा एल जो है वो हमने मालूम करनी है। अब डेल्टा एल मालूम करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा जी डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फ़ा एल नॉट इंटू T2 माइनस T1। अब अल्फ़ा ये फार्मूला शायद पहले नोट नहीं किया गया, इसको नोट कर लें कि जो डेल्टा एल डायरेक्ट मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है डेल्टा एल इज़ इक्वल टू एल्फ़ा एल नॉट इंटू T2 माइनस T1। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज़ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, T2 की वैल्यू जो है वो है 293 और T1 की वैल्यू है हमारे पास 273। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल। नाउ डेल्टा एल इज इक्वल टू 293 में से 273 निकालें तो हमारे पास 2 बचते हैं। सॉरी, यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू भी आनी थी। एल नॉट की वैल्यू है 2। ठीक है, 2 मीटर उसकी ओरिजिनल लंबाई है तो 2 यहाँ पे जो है वो मेंशन होने से रह गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 293 में से 273 गए तो हमारे पास रह गए 20। अब मैं वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इन सारों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर है जी -5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से। तो मेरे पास जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। या फिर अगर हम डेल्टा एल को आसान अल्फाज में लिखें तो इशारिया 3 नंबर पीछे चला जाएगा। ये 1 है, 1 यानी यहाँ पे इशारिया आएगा तो 1 2 और एक 0 और आएगी तो 3। ठीक है, मीटर। और अगर इसको दो नंबर हम आगे लेके जाएं तो जो इशारिया है या फिर इसको इस तरह समझें कि जो 100 सेंटीमीटर्स का 1 मीटर होता है, हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 0.01 को 001 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो इशारिया जो है वो 2 नंबर आगे आ जाएगा। तो ये बन जाएगी 0.1 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 8.4 A balloon contain 1.2 meter cube air at 15 degree centigrade. Find its volume at 40 degree centigrade. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiplied by 10 raised to the power 3 per Kelvin। एक बैलून है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें जो हवा है, जो एयर है, उसका वॉल्यूम है 1.2 मीटर क्यूब। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये आपने बताना है।
और एयर का जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो गिवन है 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 पर केल्विन। सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिखेंगे। वी नॉट यानी जब कुछ भी नहीं है उस वक़्त सॉरी जो ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसका फर्स्ट टेम्परेचर पे वो है 1.2 मीटर क्यूब। फर्स्ट टेम्परेचर है इसका T1 विच इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 को हम 273 में जमा करेंगे केल्विन में इसको तब्दील करने के लिए, तो ये बन जाएगा 288 केल्विन। सेकंड टेम्परेचर विच इज़ T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम 273 में ऐड अप करेंगे ताकि हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर बने। तो ये बनेगा 313 केल्विन। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एयर का हमारे पास गिवन है विच विल बी कॉल्ड बीटा, और बीटा किसके इक्वल होगा जी 3.67 जो कि क्वेश्चन में गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 पर केल्विन। ठीक है, हम अब वॉल्यूम जो कि नेक्स्ट टेम्परेचर पे होगा, सॉरी वी नॉट हम तो गिवन है, वॉल्यूम नेक्स्ट टेम्परेचर पे जो होगा वो हमने मालूम करना है। अब वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा V इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, पी नॉट है हमारे पास 1.2 क्वेश्चन का डाटा पुट किया, 1 प्लस बीटा है हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 और जो डेल्टा टी है वो हमारे पास बनेगा 313 जो फर्स्ट टेम्परेचर है -288 ये हमारे पास सेकंड टेम्परेचर है। 1.2 इंटू 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास वो 25 आ गया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से या किसी भी कैलकुलेटर से हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप 1.2 इंटू, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर देता हूँ, यानी कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर है जी -3 और इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर बन गया 1.09175। ब्रैकेट में हमारे पास जो आंसर लिखा जाएगा वो होगा 1.09175। ठीक है, वाया कैलकुलेटर मैं 1.09175 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.2 से
तो मेरे पास जो आंसर है 1.3101, 1.3101। ठीक है। अब अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर तक इसका आंसर लेना है तो 3 के बाद अगली वैल्यू 1 है, विच इज़ लेस देन 5, हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो राउंड ऑफ किए बगैर 1.3 मीटर क्यूब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उसका वॉल्यूम होगा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। In next we have question 8.5. How much heat is required to increase temperature of 0.5 kilogram of water from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास 0.5 किलोग्राम या आधा किलो पानी है, उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उसमें अब हमें हीट कितनी चाहिए है, ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है, हमने स्पेसिफिक हीट बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैस, पानी का मैस है जी 0.5 किलोग्राम। फर्स्ट टेम्परेचर यानी T1 है हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसको 273 में प्लस कर लेंगे ताकि हमें केल्विन में टेम्परेचर मिल सके, और 273 में प्लस होने के बाद ये बनेगा 283 केल्विन। T2 सेकेंड टेम्परेचर विच इज़ 65 डिग्री सेंटीग्रेड, हम 65 को 273 में प्लस करेंगे ताकि हमें केल्विन में टेम्परेचर मिल सके, और प्लस होने के बाद ये बन जाएगा 338 केल्विन। ठीक है। अब हमने जो पानी की स्पेसिफिक जो पानी की स्पेसिफिक हीट है वो टेबल से चेक कर लेनी है। वो है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है। चेंज इन एनर्जी, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, और चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा क्यू जो है वो हमने मालूम करना है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा T। ठीक है। तो डेल्टा क्यू ही हमने मालूम करना है। इन दिस केस डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। C है हमारे पास जी 4200, मैस है 0.5, और डेल्टा T वो क्या है 338 चेंज इन टेम्परेचर -283। डेल्टा क्यू। नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 338
-283, ये हमारे पास बनता है जी 55 डिग्री सेंटीग्रेड। 55 सॉरी डिग्री तो नहीं है, तो केल्विन ही बनेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 0.5 से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4200 से। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 115500। 115500 जूल। ठीक है, तो अगर इसको स्पेसिफिक करके लिखें तो भी ये ऐसे ही होगा 115500 जूल। ये एनर्जी की मकदार हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए चाहिए। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.6। An electric heater supplies heat at the rate of 1000 joule per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी हीट सप्लाई करने का जो रेट है वो है 1000 जूल पर सेकेंड। अब ये पूछ रहा है कि 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी जो हमें पानी दिया गया है वो 200 ग्राम है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसमें टाइम कितना लगेगा वो बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा हम नोट करेंगे। जो रेट है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है जी 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमें दिया गया है वो मैस है। टू 200 ग्राम्स, ठीक है, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि 200 को डिवाइड कर दूंगा 1000 पे, कि दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, 2/10 होता है 0.2 किलोग्राम। 1000 पे इसलिए डिवाइड किया है कि 1 किलोग्राम में 1000 जो है वो ग्राम्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर 1 है, T1 पहला टेम्परेचर, वो है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें 273 ऐड अप कर दूंगा और ये बन जाएगा 293 केल्विन। T2 मेरे पास जो सेकंड टेम्परेचर है वो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 273 में प्लस कर दूंगा और ये बन जाएगा 3 का 3, 6 7 + 9 16, 6 लगा 1 कैरी, 2 + 1 3, 363 केल्विन। और आई थिंक सो कोई चीज़ नहीं रह गई। जो टाइम है वो हमने मालूम करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि जो सी है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। डेल्टा टी ये हमारे पास क्या बनेगा जी 363 माइनस 293। 363 में से 293 आप माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 70 केल्विन। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के हल की तरफ। सबसे पहले जो हमें रेट दिया गया है इसको देखें, ये है 1000 जूल पर सेकंड। जूल रिप्रेजेंट करता है वर्क को और सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक है, अब टाइम जब किसी जब वर्क की स्पेसिफिक टाइम में हो तो वो कहलाता है पावर।
यानी कि जो पावर है उसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि वो इज इक्वल टू होती है W/T। ठीक है, अब यानी कि जो हीटर है जिसके ऊपर ये पानी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर इस रेट के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उस पर पावर यानी कि लगा रहा है। ठीक है, अब वो पावर किसकी सूरत में लगा रहा है? हीट की सूरत में। तो मैं W को रिप्लेस कर दूंगा Q के साथ कि वो हीट की सूरत में पावर लगा रहा है Q/T। ठीक है, अब फॉर्मूलेशन के मुताबिक Q किसके इक्वल होता है? CM डेल्टा T डिवाइडेड बाय T। ठीक है, अब T को मैं इधर लेके जाऊंगा और P इसकी जगह इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, CM डेल्टा T डिवाइडेड बाय P। ठीक है, यानी कि ये जो रेट है ये असल में क्या है? उस हीटर की पावर P। ठीक है, अच्छा अब ये टाइम ही हमने मालूम करना है, तो मैं सारी जो फार्मूले हैं इसकी जगह पुट कर सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। C है 4200, M है जी हमारे पास मैस है 0.2, और ये डेल्टा T है हमारे पास 70 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ये वैल्यू है, अल्लाह आपका भला करे, पावर की, वो है 1000। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 4200 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से और इसको मल्टीप्लाई किया 70 से, तो ये आंसर आएगा 58800 58800 बाय 1000, और जब इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास आंसर आएगा 58.8 सेकेंड, एंड दिस इज आवर आंसर। And next we have question 8.7. How much ice will melt by 5000 joule of heat? Latent heat of fusion of ice is 336000 जूल पर किलोग्राम। अब कुछ आइस पड़ी है, उसको हीट सप्लाई की गई है, सॉरी ये 5000 नहीं, ये 50,000 जूल है। 50,000 जूल की हीट जो है वो सप्लाई की गई है। कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी वो आपने बताना है, और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस जो है गिवन है वो हमें इस क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेल्टा क्यू, वो है हमारे पास 50,000 जूल। ठीक है, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस है वो होती है, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, आइस की 336,000 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, और जो आइस इसके साथ मेल्ट होगी उसका मैस जो है वो हमने बताना है। फार्मूला जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो हमारे पास है HF, यानी कि हीट फॉर फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा QF ओवर M। ठीक है, M जब हम इसको HF की जगह लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा डेल्टा QF ओवर HF की जगह नीचे, सॉरी M की जगह नीचे HF आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, एम मैस है, वो हमने मालूम करना है। जो हीट उसको फ्यूजन के लिए, यानी ये असल में डेल्टा क्यू एफ है, ठीक है, फ्यूजन के लिए जो उसको हीट सप्लाई की गई है वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, विच इज़ 50,000, ठीक है। और हीट जो रिक्वायर्ड होती है फ्यूजन के लिए वो है 336,000, ठीक है। जब हम 50,000 को डिवाइड करेंगे 336,000 से, हमारे पास आंसर आएगा 0.1488। मैथ्स जो है जी ये ऑलमोस्ट इक्वल आएगा 0.1488। इस 8 को मैं राउंड ऑफ करके आखिरी वाले को 9 कर दूंगा, 0.149। ये हमारे पास जो मैथ्स आएगा ये किलोग्राम में है, ठीक है। तो अब किलोग्राम ये क्योंकि बहुत थोड़ी अमाउंट है, इसको तो सही तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता, तो इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए मैं किलो को ग्राम में जो है वो तब्दील करनी। किलो जो होता है आई मीन कि वो होता है 10⁻³ 149 को मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से। जब हम वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 149 ग्राम, जो डेसिमल पॉइंट है 3 नंबर आगे चला जाएगा, ठीक है। या इसको कह देंगे कि जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है 149 ग्राम को, कि ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है जी 150 ग्राम ऑफ आइस के। और ये यानी जो हीट हमें दी गई है ये सप्लाई करने से ऑलमोस्ट 150 ग्राम ऑफ आइस जो है ये मेल्ट होगी। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 8.8, find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at -10 degree centigrade into water at 10 degree centigrade. Specific heat of water is 2100 joule per kilogram per Kelvin. वाटर आइस एंड वाटर, आइस की है जी 2100 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन और वाटर की है जी 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जाउल पर किलोग्राम। अब हमारे पास आइस है, इसकी जो अमाउंट है जो मैस है वो है 100 ग्राम और उसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने करना क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको कन्वर्ट करते हुए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आना है और इसके लिए जो हीट चाहिए होगी वो बतानी है। सबसे पहले जो हमारे पास मैस है जी वो है 100 ग्राम, ठीक है। अब 100 ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लूँगा। 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, अब एक ज़ीरो की वजह से ये बन जाएगा 0.1 1/10 यानी कि इक्वल होगा 0.1 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले अब इसमें समझने वाली जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो है 4200 जाउल पर now question 8.8
Find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at minus 10 degree centigrade water at 10 degree centigrade. Specific heat of ice and water is 2100 joule per kilogram per Kelvin and 4200 joule per kilogram per Kelvin. Latent heat of fusion of ice is 336000 joule per किलोग्राम. हमारे पास मैस गिवन है आइस का 100 ग्राम, माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका जो टेम्परेचर है वो प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, और उस दौरान में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट चाहिए वो हमने कैलकुलेट करनी है. जो आइस की स्पेसिफिक हीट है वो 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है. वाटर की जो है वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है. और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो 336000 जूल पर किलोग्राम है. अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करूँगा. सबसे पहले आइस का टेम्परेचर मैं माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आऊँगा. उसके बाद उसको 0 से जो है वो प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाऊँगा. अब मैस जो है गिवन है, हंड्रेड ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी. 1/10 इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम. फर्स्ट टेम्परेचर है T1 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. जब इसको हमने कन्वर्ट करना है तो ये 273 minus 10 which will be equal to 263 Kelvin. T2 सेकेंड टेम्परेचर वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 प्लस केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस कर देंगे, which will be equal to 273 Kelvin. And the T3 third temperature which is 10 degree centigrade. 10 plus 273 and it will equal to 283 Kelvin. Specific heat C for ice is equal to 2100 joule per kilogram per Kelvin. C for water is equal to 4200 joule per kilogram per Kelvin. Latent heat of fusion for ice heat of fusion for ice is equal to 336,000
जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अब हमने 3 स्टेजेस पे जो उसकी एनर्जी है जो उसको प्रोवाइड करनी है वो हमने मालूम करनी है। फर्स्ट स्टेज है जब उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 10 से उसको 0 पे लाना है। ठीक है, 10 से 0 पे लाने के लिए जो उसकी एनर्जी होगी विच विल बी इक्वल टू Q1। अब एनर्जी जो है टोटल Q जो है वो हमने यहाँ पे मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा, Q1 विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T। ठीक है, अब जब Q की बात हो रही है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे लिख देते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस ही है। ठीक है, अब आइस की जो स्पेसिफिक हीट है वो है 2100, यानी ये ध्यान से इसकी वैल्यू पुट करनी है कि आइस की ही पुट कर देनी है, पानी की वैल्यू नहीं पुट कर देनी। उसके बाद उसका मैस है जी 0.1 किलोग्राम और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 से अगर हम टेम्परेचर -10 की तरफ लेके आते हैं तो वो क्या होगा 273 - 263। ठीक है, यानी कि हमारे पास होगा जी ये 2100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक है, अब जब हम इन तीनों को वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास Q1 की जो पहली वैल्यू जो हमें उसका टेम्परेचर -10 से 0 पे लाने के लिए चाहिए वो आएगी 2100 जूल। ये Q1 की यानी फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड वैल्यू में हम उसका जो टेम्परेचर है वो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो आइस ही रहेगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाएगी उसके बाद वो फ्यूज़ होना यानी वो मेल्ट होना शुरू होगी। ठीक है, अब हमने Q2 जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब Q2 जो है यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो मेल्ट होना शुरू होगी। ये मैं लिख देता हूँ कि ये है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम अब इस पे मेल्ट करने के लिए जो इसका फार्मूला है हीट ऑफ फ्यूजन का मेल्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे विच विल बी इक्वल टू MHF। ठीक है, मैस है जी इसका 0.1 और हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की है वो है 336,000 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो Q2 के लिए जब हम इसको वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे एक ज़ीरो कम हो जाएगी 336,000 जूल। ये हमारे पास उसका जो डाटा है उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब वो आइस मेल्ट करने के लिए हमें जो 0 से जो एनर्जी चाहिए वो आ गई है। ठीक है, अब हम उसका जो टेम्परेचर है जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाने के लिए वो चाहिए। ठीक है, उसके लिए इन द नेक्स्ट Q3 के लिए अब चूंकि वो पानी बन चुका है, ठीक है, मेल्ट हो चुका है, अब उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाना है। तो पानी के लिए जो Q की वैल्यू है वो CM डेल्टा T ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पानी के लिए C की वैल्यू होती है वो है 4200, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से पुट करनी है, दोबारा आइस की वैल्यू पुट नहीं कर देनी। ठीक है, M की वैल्यू है 0.1 और चेंज इन टेम्परेचर जो है यानी कि जो टेम्परेचर आया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो 273 से 283 आया है। ठीक है, केल्विन में। तो
जो ये बनेगा 283 माइनस 273, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसकी वैल्यू को माइनस करूंगा तो ये बनेगी 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो Q3 की वैल्यू है ये हमारे पास होगी 4200 जूल, ठीक है। अब हमारे पास कुल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितनी है, Q इज इक्वल टू, ये सबसे पहले हम माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एनर्जी जमा करेंगे Q1, उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने उसको फ्यूज़ करना शुरू किया वो एनर्जी जब उसमें प्लस करेंगे Q2, और फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए जो एनर्जी Q3 हमने निकाली है उसको प्लस कर देंगे। तीनों एनर्जीज को प्लस किया तो फर्स्ट वन का जो आंसर है हमारे पास वो आया 2100, सेकंड का आंसर आया 33600, थर्ड वन का आंसर यहाँ मौजूद है 2100, सेकंड आंसर हमारे पास आया था 33600, ठीक है। और थर्ड आंसर है जी 4200 जूल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इन तीनों अमाउंट्स को आप प्लस करें तो जो जनरल हमारे पास एनर्जी का जो आंसर है जो वो आता है 39900 जूल, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी है, और ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए हमें चाहिए है, एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन 8.9, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। Latent heat of vaporization of water is 226 multiplied by 10 raised to the power 6 जूल पर किलोग्राम। 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब उसको जो कन्वर्ट करना है स्टीम में, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो बतानी है। टेम्परेचर है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैस है जी 100 ग्राम, और जो हीट फॉर वेपराइजेशन है HV वो क्वेश्चन में गिवन है 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब उस तक ले जाने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब इसमें जो मैस है 100 ग्राम है, इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं जो अमाउंट दी गई है इसको 1000 से डिवाइड करूँगा, 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, 1/10 हमारे पास बचेगा विच इज़ इक्वल टू 0.1 किलोग्राम, ठीक है। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला इस्तेमाल करेंगे। HV इज इक्वल टू डेल्टा Q V ओवर M, ठीक है। अब M को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मैं ज़रा इसको ओपन स्पेस में कर रहा हूँ, डेल्टा Q V इज इक्वल टू
m दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय HV, ठीक है। डेल्टा QV इज इक्वल टू मैथ है जी हमारे पास 0.1 और हीट जो रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन है वो है 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। जब हम वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 10 की एक पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि अब ये जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एक 10 रेज टू द पावर -1 होगा ना, वो माइनस हो जाएगा। 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5 जूल, ठीक है। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 8.10, find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degree centigrade to 500 gram of water at 10 degree centigrade. Specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin. Latent heat of vaporization of water is 2.26 multiplied by 10 raised to the power 6 joule per kilogram. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा टफ भी है। मैं कोशिश करूँगा कि इजी से इजी मेथड के ज़रिए इसको समझा सकूँ। सबसे पहले हमने जो फाइनल टेम्परेचर है T, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। हमारे पास जो मास ऑफ वाटर है, सॉरी पहले मास ऑफ स्टीम है, वो 5 ग्राम है। जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, 0.005 किलोग्राम जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ वाटर ये है जी 500 ग्राम। 500 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.5 किलोग्राम, ठीक है। वाया जीरोस भी दो जीरोस के साथ कैंसिल, 5/10 इज इक्वल टू 0.5। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ स्टीम है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर जो बनेगा वो हमने मालूम करना है एज मैंशनड अबव, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो जब स्टीम जो है वो पानी में से गुजारी जाएगी, ठीक है, तो जो स्टीम है वो वेपराइज, उसके स्टीम के वेपर्स होंगे, वो वेपर्स के ज़रिए भी जो अपनी जो उसकी हरारत है, जो उसकी एनर्जी है वो पानी के अंदर ड्रॉप करेगी, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो जो वेपर्स की हीट है ही या एनर्जी फ्रॉम स्टीम
वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ हीट का फार्मूला है इन वेपर फॉर्म। मैंने इसको ज़रा शॉर्ट लिखा है, उम्मीद है आप लोगों को ये अब तक समझ आ गया होगा। डेल्टा क्यू वी इज़ इक्वल टू जो अमाउंट ऑफ मैस है स्टीम के लिए वो है 0.005 और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ठीक है, जब हम इसको वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू इसकी v की जो वैल्यू है वो बनेगी 11300 जूल। अच्छा, ये वो एनर्जी है जो स्टीम जो है डायरेक्टली यानी जिस वक़्त वो पानी के अंदर से गुजार रहे होंगे वो उसी वक़्त उसके अंदर ड्रॉप करनी शुरू, यानी जो उसी वक़्त उसके अंदर पानी में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ड्रॉप कर देगी जो स्टीम है। ठीक है, वो है 11,300 जूल। अब देखें स्टीम एट द एंड पानी क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है वो गुजरते हुए वाटर में कन्वर्ट तो हो ही जाएगी। अब वाटर में कन्वर्ट होते होते भी एंड तक जाते हुए वो कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रॉप करती जाएगी। अब ये वाली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये जो वेपर्स की सूरत में जो ही वो पानी के अंदर दाखिल होगी वो फ़ौरन ड्रॉप कर देगी, लेकिन जब वो स्टीम पानी में कन्वर्ट हो रही होगी तो एंड तक जाते जाते भी वो एनर्जी ड्रॉप करती जाएगी। वो एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एनर्जी फ्रॉम स्टीम टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूला होगा जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ठीक है, अब स्टीम चूंकि एक दफ़ा एनर्जी खारिज कर चुकी है और वो पानी में कन्वर्ट होना भी शुरू हो चुकी है तो हम यहाँ पे अब स्पेसिफिक हीट पानी की लगाएंगे। अमाउंट जो है मैस वो उसी स्टीम की रहेगी 0.005 और जो टेम्परेचर है वो कहाँ से चेंज हो रहा है 100 से टू फाइनल टेम्परेचर T बन जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका 4200 इंटू 0.005 ये आंसर बन रहा है जी 21 इंटू 100 माइनस टी। ठीक है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 इंटू 100 2100 माइनस 21 टी, ये हमारे पास अमाउंट आ गई एनर्जी की जो स्टीम फाइनल टेम्परेचर तक जाते जाते पानी में ड्रॉप कर देगी। ठीक है, ऊपर हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो थी जो स्टीम पानी में आते ही उसमें ड्रॉप करेगी। ठीक है, अच्छा अब हम फाइंड आउट करते हैं कि पानी जो है, ठीक है, पानी टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब कर, टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, बल्कि इसको कहना चाहिए टोटल एनर्जी। ठीक है,
अब पानी जो है वो टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ठीक है, सी है हमारे पास पानी के लिए स्पेसिफिक हीट 4200 मल्टीप्लाइड बाय इसका मैस है जी पानी का 0.5 ग्राम, और जो टेम्परेचर है वो पानी का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो फाइनल टेम्परेचर है पानी का वो एट द एंड जो है क्या होगा वही हमने मालूम करना है। और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4200 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी डेल्टा क्यू वो होगी 2100 इंटू टी माइनस 10, या फिर इन शॉर्ट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी वो होगी 2100 टी माइनस 2100 और 10 से मल्टीप्लाई होके एक ज़ीरो और आ जाएगी। अब जो समझने की बात है वो क्या है कि टोटल जो स्टीम हीट पानी के अंदर ड्रॉप करेगी वही हीट पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ड्रॉप्ड बाय स्टीम इज इक्वल टू होनी चाहिए टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। ठीक है, अब पानी के अंदर इसने कितनी एनर्जी स्टीम ने ड्रॉप की है, सबसे पहले जो फौरी तौर पे जो एनर्जी रिलीज़ की थी वो थी 11,300 जूल। प्लस जो फाइनल टेम्परेचर तक आते आते ड्रॉप की वो है 2100 माइनस 21 टी। ठीक है, और जो पानी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो कितनी है जी 2100 टी माइनस 21,000। अब मैं टी वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेता हूँ, 2100 टी ये माइनस 21 है, इधर आके प्लस 21 हो गया, इज इक्वल टू 11,300 प्लस 2100, ये माइनस 21,000 है, ये इधर आके प्लस 21,000 हो गया। ठीक है, 2100 में जब 21 ऐड होगा तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरीके से उसमें जो है 2121 टी हो जाएगा।
मैं सबसे पहले इन वैल्यूज़ को नेक्स्ट पेज पे एक दफ़ा रिटर्न कर लूँ। 2100t प्लस 21t इज इक्वल टू, इन तीनों वैल्यूज़ को मैं ऐड अप कर लेता हूँ। 11,300 प्लस किया जी 2100 प्लस 21,000, 34400। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ का जो आंसर है वो इज इक्वल टू बनता है 34400। ठीक है, अब 2100 में जब 21 ऐड करेंगे तो ये होगा 21t इज इक्वल टू 400। टी किसके इक्वल होगा, ये इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 34400 डिवाइडेड बाय 21 जब इसको 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है विच इज 16.21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जी उस पानी का जो है जो फाइनल टेम्परेचर है वो होगा, एंड दिस इज आवर आंसर।